ध्यान दीजिएगा। टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं अर्थ मैग्नेटिज्म, ठीक है ना। समझिएगा, मैं आपको मैग्नेटिक इफेक्ट बता चुका हूं और मैग्नेटिज्म एंड मैटर बता चुका हूं। अब मैं बताने जा रहा हूं आपका अर्थ मैग्नेटिज्म। मीनिंग समझिएगा, अर्थ मैग्नेटिज्म का मतलब क्या हुआ? मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू द अर्थ, या अर्थ इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेट, ठीक है। मान लीजिए अर्थ के अराउंड में या अर्थ में कोई मैग्नेटिक फील्ड है तो वो किसका मैग्नेटिज्म है? अर्थ का मैग्नेटिज्म है। लोग सोचते हैं ऐसा क्या है भाई, अर्थ में ऐसा क्या है कि अर्थ का अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा क्या है कि अर्थ में हमको मैग्नेटिज्म एक्सपीरियंस होता है। तो पर ऐसा समझते हैं कि जैसे कि अर्थ है, अर्थ मूविंग है, सबको मालूम है अर्थ क्या है, रोटेट होती है। तो एक चीज क्लियर है कि अर्थ मूविंग है और अर्थ में कई तरह की लेयर होती हैं, क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, वगैरह वगैरह। तो अर्थ के नीचे क्या है, बहुत ज्यादा मॉल्टन मटेरियल है। वो जो मॉल्टन मटेरियल है उसमें दुनिया भर की मेटल्स है, एलॉय है ना, बहुत सारी मिनरल्स है और उन मिनरल्स में बहुत सारे आयंस हैं, चार्ज पार्टिकल्स हैं। समझिएगा, वो जो मॉल्टन मटेरियल है अर्थ के अंदर, उस मॉल्टन मटेरियल में बहुत सारे आयंस हैं, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं। और चार्ज पार्टिकल की मोशन को हम क्या बोल देते हैं, करंट कंसीडर कर लेते हैं। तो ऐसा सोच के देखें, या जो भी साइंटिस्ट जिनने भी इसके बारे में डिस्कस किया उनका भी यही मानना था कि जैसे कि अर्थ है, अर्थ मूव करती है, ये बात सबको क्लियर है। अर्थ मूविंग है मतलब अर्थ में मोशन है, एक बात क्लियर हो गई। अर्थ में मोशन है और अर्थ के अंदर बहुत सारा मॉल्टन मटेरियल है जिसमें मेनली मेटल्स एंड मिनरल्स हैं। वो जो मेटल्स हैं उनमें आयंस हैं और चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो जब अर्थ मूविंग है मतलब मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, और मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल को हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कंसीडर कर लेते हैं। क्या करंट कंसीडर कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। और ऑस्टेड ने चिल्ला चिल्ला के ये चीज बता दी कि अगर कोई करंट कैरिंग मटेरियल है या करंट कैरिंग कंडक्टर है या करंट कैरिंग इंस्ट्रूमेंट है तो उसके सराउंडिंग में क्या होगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हम क्या देख रहे हैं, अर्थ मूविंग है। दूसरी चीज, अर्थ के पास बहुत सारे आयंस हैं, मॉल्टन मटेरियल में आयंस प्रेजेंट है। और जब अर्थ मूविंग है मतलब आयंस मूविंग है, मतलब चार्ज मोशन में, और मूविंग चार्ज को मैं क्या कह सकता हूं, करंट कंसीडर कर सकता हूं। और अकॉर्डिंग टू द ऑस्टेड, द करंट कैरिंग कंडक्टर इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये मान लीजिए कि वो जो मूविंग अर्थ है, वो जो रोटेटिंग अर्थ है, दैट इज द करंट कैरिंग कंडक्टर। और हर करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। ऐसा लोग बोलते हैं, लोगों को यह भी लगता है कि अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा मैग्नेट फंसा हुआ है, बहुत बड़ा मैग्नेट रखा हुआ है, बहुत बड़ा मैग्नेट है, उसकी अपनी एक एक्सेस है, अपना इक्वेटर है, अपना मेरिडियन है ना। तो समझिएगा, मान लीजिए ये अर्थ है और अर्थ में ये कोई एक्सेस है और इस एक्सेस के अबाउट में अर्थ में क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, ठीक है ना। तो इस एक्सेस को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन ज्योग्राफिकल एक्सेस। क्या बोलते हैं, ज्योग्राफिकल एक्सेस। समझ रहे हैं बात को। और ये ज्योग्राफिक एक्सेस अर्थ के जिन पॉइंट्स को कट करती है, दीज आर ज्योग्राफिक पोल्स, दीज आर ज्योग्राफिक पोल्स। समझ रहे हैं बात को। तो एक्सेस अबाउट विच द अर्थ इज रोटेट, दैट इज ज्योग्राफिकल एक्सेस। और ये ज्योग्राफिकल एक्सेस अर्थ को जिन पॉइंट्स पे कट करती है, दीज आर द ज्योग्राफिकल पोल्स, ज्योग्राफिकल पोल्स। आगे समझिएगा, इसी एक्सेस के परपेंडिकुलर जो ये सर्कल है ना, इसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल इक्वेटर। क्या बोलते हैं, ज्योग्राफिकल इक्वेटर। समझिएगा, इक्वेटर, ठीक है। ज्योग्राफिकल एक्सेस के परपेंडिकुलर जो ये सर्कल है, इसे क्या बोलते हैं, ज्योग्राफिकल इक्वेटर बोलते हैं। ऐसा दिमाग में सेट है लोगों के कि अर्थ में ना एक अंदर बहुत बड़ा मैग्नेट अटैच है या मैग्नेट फिक्स है। सोच लीजिए ये वो मैग्नेट है जो अर्थ में फिक्स है, ठीक है ना। तो इस मैग्नेटिक पोल्स के बीच की जो डिस्टेंस है या इस लाइन को जो उसके पोल्स को ज्वाइन करती है, अपन क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस। ये एक एजम्पशन है और इनको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक पोल्स। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक पोल्स। आया समझ में। अब अगर कोई ये सोचे कि ज्योग्राफिकल एक्सिस जो है
वो मैग्नेटिक एक्सिस ही है या मैग्नेटिक एक्सिस ज्योग्राफिकल एक्सिस ही है, तो ऐसा नहीं है। एक्सपेरिमेंट में ये लाया गया कि ज्योग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस कोइंसाइड नहीं है, उनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल है। लोगों ने तो मेजर भी कर लिया, वो एंगल अप्रोक्सीमेटली कितना है, 17.5 डिग्री। क्लियर है, समझ में आ रही बात? तो क्या समझ में आया? अर्थ अपने आप में एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, अर्थ का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए हम उसको डिस्कस करते हैं अर्थ्स मैग्नेटिज्म के नाम से। किस नाम से? अर्थ्स मैग्नेटिज्म। क्लियर है? दो चीजें दिमाग में चल रही हैं। पहला तो अर्थ रिवॉल्विंग है, अर्थ मूविंग है, मतलब मोशन है। अर्थ के पास मोल्टन मटेरियल है जिसमें मेटल्स है, आयंस है, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं, मतलब वो मूविंग जो अर्थ है ना, मतलब वो चार्ज को मूव करा रही है, मतलब मोशन ऑफ चार्ज। अर्थ का मोशन मतलब मोशन ऑफ चार्ज, और मोशन ऑफ चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक करंट, एंड इलेक्ट्रिक करंट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसी वजह से अर्थ के पास अपना खुद का क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अर्थ के पास एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, चलिए वो भी मान लिया। तो इस तरीके से आपको ज्योग्राफिकल एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस, ज्योग्राफिकल इक्वेटर और मैग्नेटिक इक्वेटर वगैरह ये सब जानकारियां हुई। समझ में आ गया? अब इसके जो परपेंडिकुलर सर्कल है, इसके जो परपेंडिकुलर सर्कल है, दैट इज द क्या, मैग्नेटिक इक्वेटर। ठीक है ना, मैग्नेटिक एक्सिस के जो परपेंडिकुलर सर्कल है, दैट इज द मैग्नेटिक इक्वेटर। आ गया समझ में? चलिए, अभी जो मैग्नेटिक एक्सिस है, मैग्नेटिक एक्सिस है, और ये हो गया इसका मैग्नेटिक इक्वेटर। क्या हो गया? ये मैग्नेटिक इक्वेटर हो गया। बात को समझिएगा, मैग्नेटिक इक्वेटर। अगर मैग्नेटिक इक्वेटर की बात करें तो आप साफ साफ देख रहे हैं, इस मैग्नेटिक इक्वेटर ने इस अर्थ के दो टुकड़े कर रखे हैं। ठीक है ना? तो भाई ये अर्थ स्फेरिकल कंसीडर्ड है ना, अगर ये स्फेरिकल कंसीडर्ड है तो मैग्नेटिक इक्वेटर ने इसके दो टुकड़े कर दिए, और स्फेयर के हाफ पोर्शन को क्या बोलते हैं, हेमिस्फेयर। क्या बोलते हैं? हेमिस्फेयर। अब देखिएगा, जिस हेमिस्फेयर में नॉर्थ पोल है उसको बोलते हैं साउथर्न हेमिस्फेयर, साउथर्न। ठीक है ना, और जिसमें साउथ है उसको क्या बोलते हैं, नॉर्थर्न। ये आ गया। ठीक है ना, ये जो मैग्नेटिक इक्वेटर है ये अर्थ को दो हेमिस्फीयर में डिस्ट्रीब्यूट करता है। जो नॉर्थ पोल वाला हेमिस्फीयर उसको बोलते हैं साउथर्न, और जो साउथ पोल वाला हेमिस्फीयर उसको बोलते हैं क्या, नॉर्थर्न। इस तरीके से आपको ये कुछ पैरामीटर्स अर्थ मैग्नेटिज्म से रिलेटेड मालूम चल गए होंगे। नोट करिए इसको भी आप, फिर आगे बात करते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। इसके बाद एक वर्ड आता है मैग्नेटिक मेरिडियन, और एक आता है ज्योग्राफिकल मेरिडियन। अभी अभी मैंने आपको दिखाया कि मान लीजिए ये कोई स्फेयर है, ठीक है ना, ये ज्योग्राफिक एक्सिस है और ये मैग्नेटिक एक्सिस है। ये मैग्नेटिक नॉर्थ है और ये ज्योग्राफिक नॉर्थ है, ये मैग्नेटिक साउथ है, ये ज्योग्राफिक साउथ है। बात समझिएगा। तो कहानी क्या है कि एक वर्टिकल प्लेन है, एक वर्टिकल प्लेन है जो इस ज्योग्राफिक एक्सिस से जाता है। ठीक है ना, एक वर्टिकल प्लेन है जो इस ज्योग्राफिक एक्सिस से जाता है। ठीक है ना, ये वर्टिकल प्लेन डाउनवर्ड चले जाइए, या ऐसा समझ लीजिए ये वो प्लेन है, ठीक है ना, जिसमें ज्योग्राफिक एक्सिस पड़ती है। ठीक है, और ये कोई दूसरा प्लेन है, ठीक है ना, ये कोई दूसरा प्लेन है। ये कोई प्लेन है जिसमें ज्योग्राफिक एक्सिस पड़ती है, और ये कोई प्लेन है जिसमें मैग्नेटिक एक्सिस पड़ती है। ठीक है ना, इसमें ना ज्योग्राफिक एक्सिस है और इसमें क्या है, मैग्नेटिक एक्सिस है। तो इसको बोलते हैं ज्योग्राफिक मेरिडियन। क्या बोलते हैं? ज्योग्राफिक मेरिडियन। समझिएगा। और ये है जिसमें मैग्नेटिक एक्सिस है, इसको बोलेंगे क्या, मैग्नेटिक मेरिडियन। समझ गए ना? तो द वर्टिकल प्लेन passes through the geographical axis is called geographic meridian, and the vertical plane passes through the magnetic axis called क्या, magnetic meridian। ठीक है ना, वो वर्टिकल प्लेन जो ज्योग्राफिकल एक्सिस से पास होता है, that is the geographic meridian, and the vertical plane passes through the magnetic axis called क्या, magnetic meridian। समझ आ गया?
अब आप कुछ एलिमेंट्स जान लीजिए अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कुछ मेन एलिमेंट्स, उन्हीं एलिमेंट्स के बेसिस पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिज्म की सारी टर्म डिस्क्राइब होंगी, सारा मेजरमेंट होगा, मैप डिस्क्राइब होंगे, ठीक है ना। एलिमेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। समझिएगा वो एलिमेंट्स क्या है। सबसे पहला एलिमेंट है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। सेकंड पे आता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इसी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को डिप भी बोलते हैं, डिप, एंगल ऑफ डिप, ठीक है। और तीसरा आता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया? ये कुछ तीन पैरामीटर है जो अर्थ मैग्नेटिज्म के मेन एलिमेंट है। सबसे पहला क्या है? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, इसका सिंबल अपन जो है तो थीटा यूज करते हैं। एंगल ऑफ डिप, इसके लिए फाई यूज करते हैं। और तीसरे में आता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा समझ लें, मान लीजिए ये कैसे बताया जाए, ये वर्टिकल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का। डेफिनेटली ये क्या होगा? रिजल्टेंट। समझना बात को, ये क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या है? वर्टिकल। ऐसे समझ लो ना, ये जो मेरा राइट हैंड है ना, ये क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो मेरी बॉडी है ना डाउनवर्ड, ये क्या हो गया? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो डेफिनेटली इसका रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? इधर जाएगा। समझ रहे हैं बात को? ये रिजल्टेंट इस हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाता है, दैट इज द एंगल ऑफ डिप। देखो ना, ये हॉरिजॉन्टल है, ये रिजल्टेंट है, तो इस हॉरिजॉन्टल और रिजल्टेंट के बीच का जो एंगल है, दैट इज द एंगल ऑफ डिप या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। क्या समझा आपने? मान लीजिए अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा समझ लो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, और ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। महसूस कीजिएगा, ये क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैं क्या हो गया? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट, या रिजल्टिंग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहलाएगा ये? रिजल्टिंग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये रिजल्टिंग इंटेंसिटी और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप। कैसे? ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ये रिजल्टिंग इंटेंसिटी, तो ये एंगल क्या? ये एंगल क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ डिप। ये एंगल कौन सा एंगल? ये एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड रिजल्टिंग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या है? रिजल्टिंग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आपको पढ़ा होगा ना, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट, और ये क्या हो गया? रिजल्टिंग इंटेंसिटी। कितना एंगल है ये? फाई, दैट इज द एंगल ऑफ डिप। आया समझ में? ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ये इंटेंसिटी, रिजल्टिंग इंटेंसिटी। तो हॉरिजॉन्टल और रिजल्टिंग इंटेंसिटी के बीच का जो एंगल है, दैट इज द एंगल ऑफ डिप, दैट इज द एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, थोड़ी देर पहले मैंने आपके सामने दो मेरिडियन बनाए थे। ये हो गया कौन सा मेरिडियन? मैग्नेटिक मेरिडियन, और ये हो गया क्या? ज्योग्राफिक मेरिडियन। क्या हो गया ये? ज्योग्राफिक मेरिडियन। ये मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल है, दैट इज द एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। दैट इज द एंगल ऑफ क्या? डिक्लिनेशन। आया समझ में? व्हाट इज द एंगल ऑफ डिक्लिनेशन? इट इज द एंगल बिटवीन द ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड क्या? मैग्नेटिक मेरिडियन। What is the angle of inclination? It is the angle between the intensity of resulting magnetic field, या resulting intensity of Earth's magnetic field with horizontal, resulting intensity of Earth's magnetic field with क्या? horizontal is called क्या? angle of dip और angle of inclination. Clear? अब अगर ये angle of inclination है तो BH is equals to क्या हो जाएगा? B cos phi and BV is equals to क्या हो जाएगा? B sin phi. इससे आप tan phi क्या फाइंड कर लोगे? tan phi इज इक्वल्स टू BV अपॉन BH। tan phi इज इक्वल्स टू क्या आएगा? बोलिए BV अपॉन BH। आ गया समझ में? ये चीजें आपके सामने क्लियर हो गई। रिजल्टेंट आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं,
बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी एच स्क्वायर प्लस बी भी स्क्वायर। तो ये क्या आएगा, रिजल्टिंग इंटेंसिटी आ जाएगी। तो आपको एंगल ऑफ डिप भी मालूम चल गया और एंगल ऑफ डिक्लिनेशन भी मालूम चल गया। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है दैट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है, और कोई मुश्किल लग रही क्या? ये थे भाई एलिमेंट्स जो आपको जानने हैं चैप्टर को पढ़ने के लिए। अब आता है मैप, ये क्लियर हो गया, जल्दी से नोट करिए इसको, फिर मैप की बात करते हैं। नोट कीजिए प्लीज। अब आगे देखिएगा, मैप में समझिए क्या क्या आता है। मैप के लिए कुछ पर्टिकुलर पैरामीटर आपको जानने जरूरी है, कुछ लाइंस जाननी जरूरी है, कुछ स्ट्रीम्स जाननी जरूरी है, जिनके बेसिस पे अपन क्या है मैग्नेटिक मैप की बात कर सकते हैं, न्यूट्रल पॉइंट्स की बात कर सकते हैं। सबसे पहला है आइसोगोनिक लाइंस, ठीक है ना, आइसोगोनिक लाइंस। सेकंड पे क्या है, अगोनिक लाइंस, ठीक है। फिर आता है आइसोक्लिनिक लाइंस, फिर आता है एक्लिनिक लाइंस, फिर आता है क्या, आइसोडायनामिक लाइंस। समझिएगा, मैग्नेटिक मैप्स के लिए 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोगोनिक लाइंस, आइसोगोनिक लाइंस किसको बोलते हैं, द लाइंस ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इक्वल डिक्लिनेशन। वैसे आइसो को दिमाग में सेट कर लीजिए, आइसो मतलब इक्वल, आइसो मतलब क्या, इक्वल। अब जैसे अगोनिक है मतलब जीरो कैरेक्टर, एक्लिनिक है मतलब जीरो कैरेक्टर, और आइसो मतलब इक्वल, आइसो मतलब सेम। आइसोगोनिक, द लाइंस ज्वाइनिंग द पॉइंट और प्लेसेस ऑफ इक्वल डेक्लिनेशन। क्या, कैसे डिफाइन करेंगे भाई, आइसोगोनिक लाइंस क्या होती हैं, द लाइंस ज्वाइनिंग द पॉइंट और प्लेसेस ऑफ इक्वल डेक्लिनेशन, ठीक है ना। इक्वल डेक्लिनेशन वाले पॉइंट्स या इक्वल डेक्लिनेशन वाले प्लेसेस को जो ज्वाइन करने वाले पॉइंट्स, ज्वाइन करने वाली लाइंस हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, आइसोगोनिक लाइंस बोलते हैं। फिर ये अगोनिक लाइंस क्या है, द लाइंस ज्वाइनिंग द पॉइंट्स और प्लेसेस ऑफ जीरो डेक्लिनेशन, जीरो डेक्लिनेशन। समझ रहे हैं बात को। आइसोक्लिनिक क्या है, द लाइंस ज्वाइनिंग द पॉइंट्स और प्लेसेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन, इक्वल इंक्लिनेशन, यहां पर क्या बोल रहे हैं, इक्वल डेप्थ। फिर ये एक्लिनिक क्या होती होंगी, द लाइंस ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ जीरो डेप्थ, पॉइंट्स ऑफ जीरो डेप्थ। आइसोडायनेमिक लाइंस क्या है, द लाइंस ज्वाइनिंग द पॉइंट्स और प्लेसेस ऑफ इक्वल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इक्वल, मैं BH लिख देता हूं, BH मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है, क्या समझा आपने। तो ये जो है क्या कहते हैं जी, मैग्नेटिक मैपिंग के लिए ना ये 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है मैप के लिए। सबसे पहला कौन, आइसोगोनिक लाइंस, दोज लाइंस ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इक्वल डेक्लिनेशन, पॉइंट या प्लेसेस। एगोनिक लाइंस, those lines joining the points or places of zero declination. Isoclinic, those lines joining the points or places of equal inclination या equal depth. Aclinic lines, those lines joining the points of zero depth or zero inclination. Isodynamic lines, those lines joining the points or places of equal horizontal component of Earth's magnetic field. जिन जिन पॉइंट के पे अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का या अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इक्वल है, उन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या कहलाएगी, आइसोडायनामिक लाइन। क्या कहलाएंगी, आइसोडायनामिक लाइन। समझ में आ गया। इसके बाद एक वर्ड आता है न्यूट्रल पॉइंट। क्या आता है, न्यूट्रल पॉइंट। समझिएगा ध्यान से, न्यूट्रल पॉइंट्स। आप न्यूट्रल पॉइंट्स के लिए दिमाग में ये मत ले आओ कि उधर पे कोई पोल नहीं है या कोई पोल स्ट्रेंथ नहीं है। हम इफेक्टिव हैं, हम इफेक्टिव हैं, बाजू में दूसरा भी इफेक्टिव है,
लेकिन जैसा इफेक्ट हम क्रिएट करते हैं तो सामने वाला उसका ठीक ऑपोजिट इफेक्ट क्रिएट करता है, तो फाइनली रिजल्टिंग इफेक्ट क्या हो गया? जीरो। ऐसा नहीं है जैसे मान लीजिए मैंने दो मैग्नेट रखा दिए, ये एक मैग्नेट है M1 और ये कोई दूसरा मैग्नेट है क्या? M2। मैंने क्या बोला? इस मैग्नेट का भी अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट है, इस मैग्नेट का भी अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट है, लेकिन जो पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उस जगह पे ये जिस इफेक्ट को क्रिएट कर रहा था, ये ठीक उसके इक्वल और अपोजिट इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। मतलब फाइनली रिजल्टिंग इफेक्ट क्या हो गया? जीरो हो गया। तो उसको अपन पॉइंट्स को क्या बोलेंगे? न्यूट्रल पॉइंट्स बोलेंगे। क्या कहलाते हैं न्यूट्रल पॉइंट्स? न्यूट्रल पॉइंट्स आर दोज पॉइंट्स वेयर द इफेक्ट ऑफ बोथ द मैग्नेट्स आर इक्वल बट अपोजिट। ठीक है ना? वो पॉइंट्स जहां पे दो मैग्नेट्स की वजह से जो इफेक्ट है वो इक्वल हो बट अपोजिट इन नेचर हो, तो उन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल पॉइंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल पॉइंट्स। क्लियर है? ये मिटा दें सारी चीजें, नोट कीजिएगा। तो न्यूट्रल पॉइंट्स क्या है? ऑल दोज पॉइंट्स वेयर बोथ द मैग्नेट्स मीट बाय द क्या? इक्वल मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ बट अपोजिट इन नेचर, दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट्स। जैसे कि मान लीजिए ये अर्थ का कोई मैग्नेटिक फील्ड है और इधर पे ना मैंने एक मैग्नेट रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? मैग्नेट रखा हुआ है। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये उसका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। हमारे मैग्नेट का भी ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। नॉर्थ नॉर्थ को फेस करता है, साउथ साउथ को फेस करता है। तो इक्वेटोरियल पॉइंट्स पे दो क्या जनरेट होंगे? न्यूट्रल पॉइंट्स जनरेट होंगे। क्या जनरेट होंगे? न्यूट्रल पॉइंट्स। कहां जनरेट होंगे? इक्वेटोरियल लाइन पे। तो उनकी इंटेंसिटी क्या होगी? उनकी इंटेंसिटी होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैपिटल M अपॉन डी क्यू। ठीक है ना? क्या आएगी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैपिटल M अपॉन डी क्यूब। ठीक है ना? इनको अगर वहीं कहीं रिवर्स करके रख देते हैं, ठीक है ना, ये देखिएगा, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है ना। इस बार ऐसा रख दिया जाए कि साउथ फेस करता हो नॉर्थ को और नॉर्थ फेस करता हो साउथ को, तो इस मैग्नेट की एक्सिस पे, इस मैग्नेट की एक्सिस पे दो न्यूट्रल पॉइंट क्रिएट होंगे। ठीक है ना? और उनकी इंटेंसिटी क्या होगी? एक्सिस पे इंटेंसिटी होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन डी क्यूब। आया समझ में? क्या समझ में आया? जब भी हम किसी मैग्नेट को अर्थ के मैग्नेटिज्म में रखें, अर्थ के मैग्नेटिज्म में इस तरीके से रखें कि अर्थ का नॉर्थ पोल और बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल सेम डायरेक्शन में हो, तो उस टाइम पे उस बार मैग्नेट की इक्वेटोरियल पोजीशन पे, बार मैग्नेट की इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या दो न्यूट्रल पॉइंट क्रिएट होंगे और वहां पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैपिटल M अपॉन डी क्यूब। लेकिन अगर इस तरीके से रखें कि इसका नॉर्थ इसके साउथ को फेस करे और इसका साउथ इसके नॉर्थ को फेस करे, तो इसकी एक्सिस में ही दो न्यूट्रल पॉइंट क्रिएट होंगे N1 N2 और रिजल्टिंग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन क्या? डी क्यूब। 2m अपॉन क्या? डी क्यूब। ये d क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द मिडल ऑफ द क्या? बार मैग्नेट। आ गया समझ में? क्लियर है? नोट करिए इसको। ये तब है जब मैग्नेट को हम अर्थ के साथ हॉरिजॉन्टल रखते हैं। बेटा इसको कब के लिए है? जब हम मैग्नेट को अर्थ के साथ कैसा रखते हैं? हॉरिजॉन्टली रखते हैं। कैसा रखते हैं? हॉरिजॉन्टली रखते हैं। ठीक है? अब अगर अपन वर्टिकली रखते हैं तब क्या होता है? वर्टिकली रखते हैं तो अलग कहानी है। अगर हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में किसी मैग्नेटिक को वर्टिकली रखते हैं तो रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन क्या? 4 पाई M अपॉन क्या? R स्क्वायर। ये M क्या है यहाँ पे? डायपोल सॉरी मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है। क्या है? मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। अगर अपन किसी भी मैग्नेट को अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में वर्टिकली रखते हैं तो रिजल्टिंग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई स्मॉल m बाई R स्क्वायर। आपके सिलेबस में इतना ही है, जानने को घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? मैंने बता दिया, बाकी मुझे नहीं लगता कि इतना आगे भी है। ठीक है? नोट कर लीजिए इसको। अब इसके बाद देखिएगा क्या क्या मालूम चल गया आपको
मैप मालूम चल गई और अर्थ के एलिमेंट्स मालूम चल गए, ठीक है ना। अब इसके बाद कुछ एप्लीकेशंस हैं, ठीक है ना, कुछ एप्लीकेशंस, टेंजेंट लॉ है, गैल्वेनोमीटर है, मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर, वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर है, मैग्नेटोमीटर है ना। तो चलिए ठीक है, जब तक जहां तक बता दिया है इसमें जल्दी से बुक रीड करिए एनसीईआरटी, फिर आगे बात करते हैं। बुक रीड करिए, ये सारे एलिमेंट्स स्ट्रॉन्ग करिए, इनमें डाउट आए तो हमको मैसेज कीजिए, फिर उसके जस्ट बाद हम इसके एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं। नोट कीजिएगा प्लीज, नोटिस कीजिएगा। मैंने आपको डिप बता दिया, डिक्लिनेशन बता दिया है ना। एक और वर्ड है एपरेंट डिप, समझिए क्यों आता है ये वर्ड एपरेंट डिप। मैंने बताया था आपको, जैसे ये क्या हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये बॉडी क्या हो गई वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये हो गया एंगल ऑफ डिप। मतलब ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये रिजल्टिंग इंटेंसिटी, देखो ना, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट, तो डेफिनेटली रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, ये रिजल्टेंट। रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ जो एंगल बनाता है दैट इज द एंगल ऑफ डिप। अब एक बात समझना, अभी ये था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये था वर्टिकल कंपोनेंट, ये थी इंटेंसिटी। अब मैंने क्या कर दिया है, थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को मूव करा दिया, थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को मूव करा दिया। पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर था, अब मैंने इधर कर दिया, कुछ ना कुछ एंगल बन गया बीच में, बीटा एंगल। अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को या कोई एक प्लेन ले लूं, वर्टिकल प्लेन, वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से बीटा एंगल बनाता है। ये बी एच है और ये नया वाला बी एच है, समझिएगा ध्यान से। पहले ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, ये रिजल्टेंट था, फाई एंगल बन रहा था। अब ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है या फिर ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। अगर मैं कोई ऐसा वर्टिकल प्लेन ड्रॉ करूं जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से ही बीटा एंगल बनाता है, तो ये नया वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा। अगर ये बी एच है तो ये क्या आएगा बताइए, बी एच कॉस बीटा आएगा। क्या आएगा ये, बी एच कॉस बीटा। अब ये जो एंगल था फाई, अब वो फाई नहीं रहेगा, अब वो क्या बन जाएगा, फाई डैश बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फाई डैश। तो मैंने बताया आपको टेन फाई डैश, टेन का फॉर्मूला क्या, बी भी अपॉन बी एच, लेकिन इस बार कौन सा वाला बी एच, नया वाला बी एच, मतलब बी डैश एच। समझ रहे हैं ना, क्योंकि अब ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है, जो वर्टिकल प्लेन है वो मेरिडियन से बीटा एंगल बनाते हुए जा रहा है, मतलब एक्चुअल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, एक्चुअल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी डैश एच है, समझ रहे हो ना। पहले ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, अब ये बन चुका है भाई, ये पूरा प्लेन मेरिडियन था, ये पूरा प्लेन क्या था, मेरिडियन। अब मैंने एक नया वर्टिकल प्लेन ड्रॉ कर दिया है, वो जो नया वर्टिकल प्लेन है, वो जो नया वर्टिकल प्लेन है वो इस ओरिजिनल हॉरिजॉन्टल फील्ड से क्या करता है, बीटा एंगल बनाता है। कितना एंगल बनाता है, बीटा। तो जो ये एपरेंट डिप्थ थी, अब वो एपरेंट डिप नहीं होगी, सॉरी, ये जो एंगल ऑफ डिप पहले ये था, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये रिजल्टेंट, तो ये क्या था, एंगल ऑफ डिप। अब वो एंगल ऑफ डिप क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी, वैल्यू चेंज हो गई ना। तो कितना आ गया, उसको फाई डैश ले लिया, तो टेन फाई डैश, बी भी तो बी भी है, और बी एच क्या है, बी डैश एच क्या है, बी एच कॉस फाई, बी एच कॉस बीटा, सॉरी ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था बी भी अपॉन बी एच क्या है, टेन फाई, पढ़ाया ना थोड़ी देर पहले। बी भी अपॉन बी एच क्या है, टेन फाई अपॉन क्या आएगा, कॉस ऑफ बीटा, तो टेन फाई डैश। तो क्या है ये, एपरेंट डिप। एपरेंट डिप का फॉर्मूला क्या आएगा, एक्चुअल डिप अपॉन कॉस बीटा, ठीक है ना, एक्चुअल डिप या ओरिजिनल डिप अपॉन क्या, कॉस बीटा। कुछ मुश्किल है, हेडिंग डाल लीजिए इसको भी, एपरेंट डिप। समझ में आ गया ना, जो बात समझ में ना आए तुरंत मैसेज कीजिएगा। इस टॉपिक में बहुत सारी चीजें इमेजिन नहीं हो पाती हैं, तो आप तुरंत मुझे कॉल करिए, सारी चीजें आपको क्लियर कर दूंगा। समझ आ गया, नोट कर लीजिए, यह है एपरेंट डिप। अब आगे देखिएगा टेंजेंट लॉ, या लॉ ऑफ टेंजेंट, समझिएगा क्या है टेंजेंट लॉ। मान लीजिए मेरे पास, मैं अर्थ के सरफेस पे हूं और मेरे पास मान लीजिए ये क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैंने क्या कर रखा है, कहीं पे इधर कोई करंट कैरिंग कॉइल लगा रखी है, तो उस करंट कैरिंग कॉइल की वजह से इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। हमने सिस्टम को ऐसा एडजस्ट किया है
कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द न्यू सोर्स क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। हमने एक मैग्नेट लिया और इस मैग्नेट को इधर पे छोड़ दिया, किधर छोड़ दिया, बी और बी एच के फील्ड में। बी क्या है, इट इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द आर्टिफिशियल सोर्स एंड बी एच इज द मैग्नेटिक फील्ड टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये दोनों फील्ड यहाँ प्रेजेंट है एक दूसरे के परपेंडिकुलर। इधर मैं कोई मैग्नेट लाया और मैग्नेट को छोड़ दिया, जैसे ही मैंने मैग्नेट को छोड़ दिया तो डेफिनेटली मैग्नेट में मूवमेंट हुआ और फाइनली जो मैग्नेट है वो इक्विलिब्रियम में पहुंच गया। और इक्विलिब्रियम में कैसा पहुंचा, इक्विलिब्रियम में कुछ इस तरीके से पहुंचा कि वो जो है मैग्नेट जो है वो इसके साथ, किसके साथ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाता है। ठीक है ना, क्या बनाता है, थीटा एंगल बनाता है। बात समझिएगा, जब भी हम कभी किसी दो मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड बी, दूसरा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंट में किसी मैग्नेट को छोड़ देते हैं तो थोड़ी देर के बाद वो मैग्नेट इक्विलिब्रियम में आ जाता है, मतलब कि रुक जाता है, उसका डिफ्लेक्शन बंद हो जाता है। और जब वो रुकता है तो वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई पर्टिकुलर एंगल थीटा बनाता है। क्या बनाता है, कोई पर्टिकुलर एंगल थीटा। अगर मैं इसको रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड बोलूं तो आप क्या देख पा रहे हैं, इस कंडीशन में अगर आप इसको ऐसे कुछ बना देते हैं तो ये इस तरफ क्या है, बी है, और इस तरफ क्या है, बी एच है, इस तरफ क्या है, बी एच। तो आप देखेंगे tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो b बराबर क्या हो जाएगा, बी एच tan बीटा, सॉरी tan थीटा। तो इस थीटा एंगल पे आके ये जो मैग्नेट है इक्विलिब्रियम में पहुंच चुका है, इसको अपन बोलते हैं लॉ ऑफ टेंजेंट। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ टेंजेंट या टेंजेंट्स लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंजेंट्स लॉ बोलते हैं। आया समझ में, क्या है टेंजेंट्स लॉ, व्हेनेवर वी place a bar magnet in the magnetic field of both magnetic field of artificial source and magnetic field due to the earth, then and both are in क्या perpendicular direction या both are perpendicular, then the bar magnet will at equilibrium at the angle theta with the horizontal component of magnetic field। ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं, अगर हम किसी बार मैग्नेट को किसी ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दें या पहुंचा दें जहां पे दो मैग्नेटिक फील्ड हो, एक कोई सोर्स से लिया गया मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, उस टाइम पे जो बार मैग्नेट है वो किसी एंगल थीटा के साथ रुक जाता है। किसके साथ एंगल बनाता है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बनाता है। उस टाइम पे b इज इक्वल टू क्या आता है, बी एच tan थीटा। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ टेंजेंट। आया समझ में। चलिए, इसी पे बेस्ड एक गैल्वेनोमीटर बनाया हमने, ठीक है ना, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर नाम दिया उसका, उसको मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर भी बोलते हैं। समझ में आया ये। तो ये फैक्ट आप हमेशा के लिए जान लीजिए कि जब भी कभी दो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होंगे, एक अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा आपके किसी सोर्स का मैग्नेटिक फील्ड, तो वहां पे मैग्नेटिक टाइम के बाद किसी पोजीशन पे रुक जाएगा और वो पोजीशन अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बनाते हुए होगी। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ टेंजेंट। होता क्या है, एक हमारे पास ये सर्कुलर कॉइल है, बीच में ये क्या है, निडल रखी हुई है, ठीक है ना, और ये क्या है, सारा सिस्टम एक बोर्ड से अटैच है। यहाँ पे लेवलिंग स्क्रू लगे हुए हैं और यहाँ पे टर्मिनल्स बने हुए हैं। समझिएगा होता क्या है, इसका नाम है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। क्या नाम है, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। आधी बातें तो यहाँ पे खत्म हो गई जब मैंने इसमें लिख दिया गैल्वेनोमीटर। सारी चीजें आपके दिमाग में आ गई होंगी। प्रिंसिपल कोई भी हो, वर्क वो किसी के रिस्पेक्ट में करे, लेकिन है क्या, गैल्वेनोमीटर। तो व्हाट इज द टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, इट इज द डिवाइस कैन डिटेक्ट और मेजर द स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज द टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, इट इज द डिवाइस which is used to detect or measure, which is used to detect or measure the very small amount of the very small current, ठीक है ना, very small current, and based on the principle of tangent law, based on the principle of क्या, tangent law।
क्या नाम है भैया, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। क्या होती है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, ये एक डिवाइस है। अच्छा, किस काम आती है, ये गैल्वेनोमीटर है, मतलब करंट को डिटेक्ट करने के काम आती है या करंट को मेजर करने के काम आती है। फिर इसमें स्पेशल क्या है, ये टेंजेंट लॉ पे बेस्ड है। किसे बेस्ड है ये, टेंजेंट लॉ पे। चलिए ठीक है, इसमें हम करते क्या क्या है, हम सबसे पहले एक एबोनाइट लेते हैं या कोई वुडन मटेरियल लेते हैं, ठीक है ना। उस वुडन मटेरियल पे हम 3 कॉपर की इंसुलेटेड वायर बाउंड करते हैं, ठीक है ना, या 3 इंसुलेटेड क्या है, कॉपर की कॉइल लेते हैं। क्या लेते हैं, कॉइल लेते हैं, सर्कुलर कॉइल लेते हैं, जिसको उस एबोनाइट या वुडन कहना चाहिए रिंग में लपेट देते हैं, बाउंड कर देते हैं, ठीक है ना। बीच में एक मैग्नेटिक निडल लेते हैं, बीच में क्या लेते हैं, मैग्नेटिक निडल, समझिएगा बात को। बीच में एक मैग्नेटिक निडल अटैच करते हैं। मैग्नेटिक निडल इस तरीके से अटैच होती है कि जैसे आप इस करंट कैरिंग कॉइल में करंट का अमाउंट चेंज करेंगे, वैसे ही इस निडल में आपको क्या देखने को मिलेगा, मूवमेंट देखने को मिलेगा, डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो फिलहाल आप कंस्ट्रक्शन पे कंसंट्रेट कीजिए। हमारे पास एक वुडन या एबोनाइट का क्या है, सर्कुलर लूप है, उस पे ना हमने इंसुलेटेड कॉपर वायर लपेटा हुआ है, ठीक है ना। 3 सर्कुलर लूप बोलते हैं इसमें, ठीक है ना। बीच में ये पायोटेड है क्या, कंपास निडल, आखिर में ये नीचे टर्मिनल्स वगैरह लगे करंट फ्लो कराने के लिए, और आखिर में ये लेबलिंग स्क्रू लगे हैं, जिससे क्या है कि ये बैलेंस रहे, नॉर्थ साउथ ऊपर नीचे ना रहे, ठीक है ना, समझिएगा। अब आती बात वर्किंग की, कंस्ट्रक्शन के बाद वर्किंग की बात आती है। वर्किंग में कंसंट्रेट कीजिएगा। सबसे पहले तो बात ये आएगी कि हमने करंट फ्लो कराया, किसी भी एक सर्कुलर कॉइल में करंट फ्लो कराया। हम सब जानते हैं कि अगर करंट फ्लो कराएंगे तो उसके सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। मतलब हमको क्या मिल गया, बी मिल गया। क्या मिल गया, बी। हमने इस तरीके से रखा है इनको। और वैसे भी अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको महसूस हो रहा होगा कि मान लीजिए ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है ये, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, और आपने लूप में करंट फ्लो कराया। तो आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है कि अगर आप करंट कैरिंग लूप में करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, देन डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, परपेंडिकुलर इनवर्ड। अगर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होती है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो ये हो गया अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, और ये हो गया फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। ये क्या है, फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। तो कंस्ट्रक्शन आपको अच्छे समझ में आ गया था। वर्किंग पे आ गया हूं मैं। वर्किंग के हिसाब से जैसे ही हम करंट कैरिंग लूप में करंट फ्लो कराएंगे, उसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। ये भाई मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया। ये हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये ऑलरेडी प्रेजेंट है, और ये हमने भी डेवलप कर लिया। हमारे पास 2 परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड आ गए। इनके बीच में है कंपास निडल जो पायोटेड है, जिसको यहाँ पे रोटेट होना है। थोड़ी देर के बाद ये जो निडल है, ये हॉरिजॉन्टल फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाते हुए बैलेंस हो जाएगी। थीटा एंगल बनाते हुए बैलेंस हो जाएगी, समझिएगा ध्यान से। ये क्या हो जाएगी, थीटा एंगल बनाते हुए बैलेंस हो जाएगी। मतलब B इज इक्वल्स टू BH tan थीटा। समझ रहे हैं बात को, आगे ध्यान दीजिए। B क्या है, B ड्यू टू द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है। B क्या है, इट इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, और उसकी वैल्यू आपको जानते हैं म्यू नॉट NI अपॉन 2R होती है। कितनी होती है बताइए, म्यू नॉट NI अपॉन 2R, सबको मालूम है। तो BH tan थीटा। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो I इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 2R BH अपॉन म्यू नॉट N, साथ में क्या, tan थीटा। ये सारी क्वांटिटी कांस्टेंट है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा, उस लूप की रेडियस चेंज नहीं हो रही है, उस लूप में नंबर ऑफ टर्न्स चेंज नहीं हो रहे हैं। तो I बराबर K tan थीटा। व्हाट इज K? K का मतलब हुआ ये पूरा कांस्टेंट 2RBH अपॉन म्यू नॉट N। इसको बोलते हैं रिडक्शन फैक्टर। क्या बोलते हैं, रिडक्शन फैक्टर। जब I बराबर K tan थीटा है तो हम कह सकते हैं I प्रोपोर्शनल टू tan थीटा। और आपको याद हो, हमेशा गैल्वेनोमीटर में हम क्या देखते हैं, डिफ्लेक्शन देखते हैं ड्यू टू द
करंट, ड्यू टू द करंट, आई प्रोपोर्शनल टू क्या, टेन थीटा, और के यहाँ पे क्या है, रिडक्शन फैक्टर है, के क्या है, रिडक्शन फैक्टर है। इस तरीके से ये सारी क्वांटिटी अगर कांस्टेंट है तो थीटा के बेसिस पे हम क्या है, या करंट के बेसिस पे हम डिफ्लेक्शन को महसूस कर सकते हैं। आ गया समझ में? चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नोटिस करके चलने होंगे, समझिएगा। सबसे पहली चीज तो गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल क्या है, आई प्रोपोर्शनल टू टेन थीटा। गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल क्या है, आई प्रोपोर्शनल टू टेन थीटा, मतलब कि थीटा के करंट के अमाउंट को चेंज करने पे थीटा में भी वेरिएशन देखने को मिलेगा। मतलब कि यहाँ पे जो इसकी सेंसिटिविटी है या जो इसकी रीडिंग है वो कैसी है, वेरिएबल है, जो इसकी स्केल है वो कांस्टेंट नहीं है। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर की जो स्केल है वो कांस्टेंट नहीं है। अगर हम थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रख दें, अगर हम थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रख दें तो करंट किसके बराबर हो जाएगा, रिडक्शन फैक्टर के बराबर हो जाएगा। अगर हम थीटा की वैल्यू क्या रख दें, 45 डिग्री रख दें तो करंट किसके बराबर हो जाएगा, रिडक्शन फैक्टर के बराबर हो जाएगा। ये सेंसिटिव डिवाइस तो है ही, और इसकी जो सेंसिटिविटी है वो मैक्सिमम होती है कहाँ पे, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे। 45 डिग्री पे इसकी सेंसिटिविटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। 45 डिग्री पे इसकी सेंसिटिविटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और आखिरी में क्या आता है, ये इसका नाम मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर भी है। समझ रहे हैं बात को? टेंजेंट गैल्वेनोमीटर के अलावा इसका नाम क्या है, मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। आया समझ में कि नहीं आया? क्या क्या क्लियर हो गया बताइए? सबसे पहले तो समझ में आ गया टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। हालांकि जैसे ही नाम आपने गैल्वेनोमीटर देखा होगा आधी समस्याएं आपकी दूर हो गई होंगी। आप समझ गए होंगे कि ये वही डिवाइस है जो करंट को या तो बहुत छोटे करंट को मेजर करता है या डिटेक्ट करता है कि सर्किट में करंट है या नहीं है। किस लॉ पे काम करता है, टेंजेंट लॉ। टेंजेंट लॉ यही कहता है अगर दो दो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो वहां बीच में मैग्नेट को छोड़ दो तो थोड़ी देर के बाद जो मैग्नेट है वो इक्विलिब्रियम में पहुंच जाता है BH के साथ थीटा एंगल बनाते हुए। उस सिचुएशन में B बराबर क्या मिलता है, BH tan थीटा। ये B क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग लूप, और उसका फॉर्मूला ये होता है। समझ आ गया? इस तरीके से क्या बना लिया आपने, ये टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। कंस्ट्रक्शन भी मालूम, वर्किंग भी मालूम है, और उसके क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मालूम है। समझ में आ गया? क्या है ये, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। अब इसके बाद आता है मैग्नेटिक मीटर या मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट। नाम से क्लियर है यार। वैसे मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाते होंगे? मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट्स आर दोज इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड टू मेजर द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल्स। ठीक है ना? मैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए जिन इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प लेते हैं दीज आर द मैग्नेटिक मटेरियल्स। किनको बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल? all those materials can be used to measure the magnetic strength of the magnetic material. These are called magnetic instrument. अब ये दो टाइप के देखे मैंने, एक तो क्या है, डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर। डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर, मैग्नेटोमीटर समझ में आया ना? वो डिवाइसेस जो किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटिक मोमेंट पता करते हैं। और दूसरा क्या है, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। ठीक है ना? समझ में आया? पहला क्या, डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर, और दूसरा क्या, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। ये सारे डिवाइसेस मिलके क्या करती हैं, किसी भी मैग्नेट का या मैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटिक मोमेंट महसूस करती हैं। क्या मेजर करती हैं? मैग्नेटिक मोमेंट मेजर करती हैं। आ गया समझ में? तो ये मैग्नेटोमीटर भी आप रीड कर लीजिएगा बुक में, इसमें कोई बहुत बड़ा प्रिंसिपल नहीं है, वो भी टेंजेंट लॉ पे काम करता है। रीड कीजिएगा, जो डाउट लगे मुझे मैसेज कॉल कीजिएगा। ठीक है ना? इस तरीके से आपका अर्थ्स मैग्नेटिज्म भी कंप्लीट है। और इसके बाद अपन पढ़ेंगे अब क्या, इसके बाद हमारी कहानी जो शुरू होगी अब वो जाएगी कहाँ पे, आपके मैग्नेटिक मटेरियल पे। ठीक है ना? अपन इसके बाद अब क्या पढ़ने वाले हैं, मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ने वाले हैं। समझ में आ गया? क्लियर है ना? अच्छा, वो रिलेशन तो पढ़ लिया ना आपने, VHBI थीटा वाला पढ़ लिया ना? वो B इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ BV स्क्वायर प्लस BH स्क्वायर। ठीक है ना? तो यहाँ पे वर्टिकल को I बोल देते हैं ना कहीं कहीं पे, tan फाई पढ़ लिया आपने, BV अपॉन BH। याद है आपको? कहीं कहीं पे ना BV को I बोल देते हैं और BH को H बोल देते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना? और थीटा क्या है, एंगल ऑफ डिप है। थीटा क्या है, एंगल ऑफ डिप। फाई, सॉरी, फाई क्या है, एंगल ऑफ डिप।
आ गया समझ में? ये सारी चीजें रीड करिएगा, जो डाउट आए वो मुझे मैसेज कॉल कीजिएगा। आखिरी टॉपिक आपका बाकी है मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है ना? तो जो भी डिस्कस करना है अपन को कहाँ करेंगे, मैग्नेटिक मटेरियल में। कैसा भी डाउट आए एनसीईआरटी से लेके या किसी भी बुक से लेके, कोई भी इस पिछले टॉपिक में कैसा भी डाउट आ जाए मुझे तुरंत कॉल मैसेज कीजिए, ठीक है ना? नोट कीजिए प्लीज।